मेरा इस तरह के आयोजनों में बोलने का बहुत अच्छा अभ्यास नहीं है और केवल जिंदगी का जो अधिकतम कालखंड है वो न्यूज़ रूम तक सीमित रहा। जब मैं ऑडिटोरियम में प्रवेश कर रहा था तो बगैर किसी पृष्ठभूमि के मैंने जो सुना तो जो मैं सोच कर आया था तो उससे थोड़ा सा डिरेल्ड होते होते रह गया कि एक न्यूज़पेपर, मैं उस स्पेसिफिक न्यूज़पेपर पे नहीं जा रहा हूँ, मैं एक समग्रता में न्यूज़पेपर को देख रहा हूँ कि एक न्यूज़पेपर को इसलिए उसका स्मरण किया जा रहा था कि वो चुटकुले की वजह से, और यही बहुत बड़ा अंतर है। और पहले न्यूज़पेपर इंफॉर्मेशन के लिए याद किए जाते थे, सूचना के लिए याद किए जाते थे कि हमने फला न्यूज़पेपर्स, और जब संतोष जी बैठे हैं तो मैं मैगजीन की भी बात करूंगा। हम लोग रविवार और दिनमान पढ़ करके बड़े हुए हैं। तो पहले सूचना के लिए, जो समग्रता में जो सूचना जो शब्द है उसके लिए पत्र पत्रिकाएं समाचार पत्र याद किए जाते थे। बीच में फिर वो एक शब्द आया इंफोटेनमेंट, जिसमें थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हुआ कि इंफॉर्मेशन में इंटरटेनमेंट होता था और इंटरटेनमेंट में इंफॉर्मेशन होती थी। और अब ऐसा लगता है कि वो बाजार का ऐसा दबाव है, और जैसा भी मिलिंद जी ने कहा ना, किसी ने कहा कि आप चुटकुले सप्लाई करते रहो, हम देखेंगे। तो अब जो तथाकथित, मैं तथाकथित शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बाजार का जो तथाकथित दबाव है उसको लेकर के कहा जाता है कि अब वो इंफोटेनमेंट से इंफॉर्मेशन मिस हो गई और वो इंटरटेनमेंट की सिर्फ बात होने लगी है। बासेंद्र जी चले गए, जिनको हमने पढ़ा भी और देखा भी। विनोद भैया बैठे हैं हमारे, लखनऊ में नवभारत टाइम्स में पढ़ते थे, पढ़ करके। और हम सुमित जी पौने 2 साल, एक छोटा सा टीवी का कालखंड इनके सानिध्य में अखबार में पैदा हुआ, तो इनके सानिध्य में टीवी की ABCD इनसे सीखी। और अंत में संतोष भारती जी बैठे हैं, तो मैं उस पीढ़ी का कार्यकर्ता हूँ कि जब कानपुर में रोज सब्जी लाने के लिए माँ जो है 2 रुपए देती थी, और उनमें से रोज मैं उन 2 रुपए में से 25 पैसे बचाता था, और 7वें 8वें दिन फिर उससे रविवार खरीद कर पड़ता था। तो ऐसे लोगों के बीच में अब अपनी बात कहें तो बहुत मुश्किल है। और लेकिन फिर भी मैं चूंकि प्रिंट से हूँ और प्रिंट का हमारा अनुभव है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी बात को अपने तरीके से कहूँ, बुनियादी रूप से कहूँ, और जो मूलभूत बातें हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करूँ। और मैं ऐसा मान करके चल रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ पर श्रोता हैं वो नहीं हैं हमारे श्रोता जिनको हम पढ़ करके, सुन करके और हम बड़े हुए हैं और आज यहाँ इस स्थान पर खड़े होने लायक हैं, बल्कि मैं शायद उनसे अधिक मुखातिब होना चाहूँगा कि जो वर्तमान में और जो भविष्य के जो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, तो उनके नाते एक तो जो ये भविष्य की और वर्तमान की और भूत की बात होती है, तो मैं एक आध्यात्मिक विभूति हैं उनके संपर्क में थोड़ा सा रहता हूँ। तो उनका कहना है कि भारतीय सांस्कृतिक वांग्मय में भूत कुछ नहीं है, क्योंकि भूत को किसी ने देखा ही नहीं है, तो भूत कुछ नहीं है। और भविष्य को किसी ने देखा नहीं है, सिर्फ वर्तमान है। भारतीय वांग्मय में सिर्फ वर्तमान है। और उनका कहना है कि जो यूरोपियन कल्चर है, जो अंग्रेजी कल्चर है, उसमें भूत, वर्तमान और भविष्य है, पास्ट है, फ्यूचर है और वर्तमान है यानी प्रेजेंट है। लेकिन उनके साथ, तीनों के साथ टेंस लगा हुआ है, यानी तीनों में तनाव है। तो इसीलिए भारतीय सांस्कृतिक जो जीवन शैली है वो चूंकि वर्तमान में रहती है, और वर्तमान में ही वो जितने प्रकार के संकल्प, उद्देश्य, सिद्धि, आराधना, साधना, तो इसीलिए हमारे यहाँ तनाव कम है।
और इसीलिए आप एक चीज और देखिएगा कि आयुर्वेद में तनाव की कोई दवा नहीं है। आपको इंग्लिश जो दवा होगी जो उसमें आपको तनाव की, टेंशन की दवा मिलेगी, लेकिन आयुर्वेद में तनाव की दवा नहीं, क्योंकि हमारा कोई तनाव ही नहीं है। और तनाव इसलिए नहीं है क्योंकि हम सर्वाधिक पारदर्शी हैं, ट्रांसपेरेंट हैं और ईमानदार हैं और सत्य के अनुयायी हैं, इसलिए हमारे जीवन में कोई तनाव नहीं है। समय चूंकि कम है और 15 मिनट है, 3-4 मिनट मैंने भूमिका बनाने में ले लिए। हम बाहरी जो परिदृश्य है मीडिया का, और चूंकि मैंने पहले ही कहा था कि मैं प्रिंट का व्यक्ति हूं, तो मैं प्रिंट की ही दृष्टि से अपने अनुभव आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बाकी दूसरे मीडिया की जो समाचार माध्यम है उनकी मैंने दुनिया देखी नहीं और न उनका मेरा कोई अभ्यास है। मैं ऐसा मान करके चलता हूं कि जब किसी भी परिदृश्य में, वो वर्तमान भी हो सकता है, बदलता हुआ भी हो सकता है, किसी भी परिदृश्य में जब हम मीडिया के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर चर्चा करते हैं तो हमें हमेशा, मैं इस बात का पक्षधर हूं, आप हमें पुरातन पंथी कह सकते हैं, परंपरावादी कह सकते हैं, कंजर्वेटिव कह सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले अपना यानी आत्म मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। बाजार क्या कहेगा, बाजार की क्या स्थिति है, मैं सदैव से आत्म मूल्यांकन का पक्षधर रहा हूं और अपने भीतर झांकने के अभ्यास का पोषक और समर्थक रहा हूं। और ये जो भी बदलते परिदृश्य में मीडिया के सामने, प्रिंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, समाचार पत्र के दृष्टिकोण से जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो अखबार का न्यूज रूम है। जो लोग समाचार पत्र से जुड़े हैं, अखबारों से जुड़े हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं कि जो सबसे बड़ी चुनौती है वो समाचार पत्र के अपने न्यूज रूम की चुनौती है, और न्यूज रूम की जो कमजोरियां हैं, जो खामियां हैं और उनके जो अनभ्यास हैं, उनकी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती क्या है? एक जो समाचार पत्र, हम केवल अगर समाचार पत्र को एक प्रोडक्ट के तौर पर देखते हैं तो समाचार पत्र का जो आत्मा है वो कंटेंट है। जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का जो मूल, जो बेस है, जो तत्व है, वो जो आत्मा है वो कंटेंट है, और कंटेंट का जो संस्कार है वो भाषा है, वो भाषा है। और ये मैं कोई शोक बनाने, भी मिलिंद जी कह रहे थे कि शोक बनाने का अवसर नहीं है, मैं भी शोक बनाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, नई पीढ़ी को कोसने के पक्ष में नहीं हूँ, ना वो हमारे संस्कार में है, और ना ही मैं केवल जो एक रुदन की प्रक्रिया होती है या रुदाली की प्रक्रिया होती है उसमें हूँ। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि समाचार पत्रों के न्यूज रूम में जो भाषा का अभ्यास है वो कमजोर हो रहा है, और उसके लिए वर्तमान पीढ़ी भी जिम्मेदार है, और जिन पर इस भाषा के विस्तार, भाषा के प्रयोग और भाषा के प्रति आग्रह का उत्तरदायित्व है, ये उसके लिए भी उत्तरदायी है। दूसरी बात यह है कि जो न्यूज रूम का जो संस्कार है वो वैचारिकी होती है, वो एक विचार होता है। और कोई पत्रकार अगर ये कहता है कि मेरी अपनी कोई विचारधारा नहीं है, तो वो, मुझे लगता है कि या तो वो असत्य बोल रहा है और या वो पत्रकार नहीं है। अगर आप इस पेशे में आए हैं और आपकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है, तो ये, मैं उसके लिए दुर्भाग्य या कोई और शब्द यूज कर सकता हूं, और या फिर आप असत्य बोल रहे हैं। कई बार जो हमारे पत्रकार साथी हैं वो इस बात का भी एक फैशन स्टेटमेंट देते हैं कि मैं जब न्यूज रूम के अंदर प्रवेश करता हूं तो अपनी विचारधारा को बाहर रख करके छोड़ करके आता हूं। मैं उससे भी असहमत नहीं हूं, इसलिए असहमत नहीं हूं कि फिर वो विचारधारा हुई कि आपका कोई फैब्रिक या वस्त्र हुआ कि जब आप न्यूज रूम में प्रवेश किए तो आपने अपनी ड्रेस चेंज कर ली, एक कपड़े बाहर रख के दूसरे कपड़े पहन लिए। तो ये जो इस तरह की चीजें हैं, इसके प्रति मैं बिल्कुल असहमति व्यक्त करता हूं। तो न्यूज रूम में एक तो जो भाषा का जो लोपन हो रहा है और अच्छे शब्दों का लोपन हो रहा है, वो एक चिंता का विषय है,
उस पर काम किया जाना चाहिए और उसके काम करने के बहुत सारे साधन और उसकी प्रक्रिया हो सकती हैं। दूसरा, जो न्यूज़ रूम में विचारधारा के प्रति जो एक संकोच है, जो एक वैचारिकी का संकोच है, वह भी एक संकट है। क्योंकि अगर आप वैचारिकी की अनुपस्थिति में आप समाचार का लेखन कर रहे हैं, पैकेज डील कर रहे हैं, पूरा अखबार निकाल रहे हैं, तो फिर वो समाचार पत्र रसहीन होते जा रहे हैं। क्योंकि जो फ्लेवर है, जो कंटेंट है, जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन में अगर आइडियोलॉजी का फ्लेवर नहीं है, अगर वैचारिकी का रस नहीं है, तो वो कंटेंट नीरस है। और इसीलिए चूंकि जब हम नीरस कंटेंट का उत्पाद करते हैं और हमारा प्रोडक्ट नीरस होता है, तो फिर आप उसमें जो है, फिर वो जो अभी पंजाब केसरी या नवभारत टाइम्स की चर्चा हो रही थी, मैं समाचार पत्रों का नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन फिर आप उसमें बड़े बड़े बॉलीवुड के जो ब्लो अप या क्या बड़े बड़े चित्र होते हैं, आप उनका सहारा लेते हैं। अभी मेरे समाचार पत्र में लगभग 6-7-8 वर्ष पहले एक इंटरनल वो हुआ था, क्या कहते हैं, सर्वे हुआ था, और हंसा कोई है, बड़ी शायद संस्था है जो न्यूज़पेपर्स के बीच में या कंटेंट का सर्वे करती है। तो उसमें ये बताया गया, हमारे ब्रांड के लोगों ने ये बताया कि जो अभी 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 अजय जी बता रहे थे ना, किसी संस्था का नाम दे करके कि हमारी जो टोटल रीडरशिप है, वो जो कंजम्पशन है, वो 18 मिनट से बैठ करके 24 मिनट हो गया है। हंसा ने भी हम जिस समाचार पत्र को रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में सर्वे करके बताया कि आपकी जो टोटल रीडरशिप है वो 18 मिनट्स की है, 18 मिनट की है। मैंने उसका प्रतिरोध किया था। मतलब आप रीडर को ब्लेम कर रहे हो कि रीडर इतना बिजी हो गया है, रीडर इतना, पाठक इतना व्यस्त हो गया है कि उसके पास सिर्फ एक समाचार पत्र को पढ़ने के लिए 18 मिनट हैं। मैंने उसका प्रतिरोध किया, प्रतिवाद किया, नहीं, मैं इसका उल्टा सोचता हूं। दरअसल ये न्यूज रूम की अक्षमता है, ये संपूर्ण संपादक मंडल की अक्षमता है कि वो समाचार पत्र में इतना आकर्षक, उपयोगी और उपादेयी कंटेंट उपलब्ध ही नहीं करा पा रहा है कि वो रीडर की रीडरशिप की का जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ा पाने में सक्षम हो। तो मैं हमेशा ये बार बार कहता हूं कि न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के समक्ष जो और अलग समस्याएं हो सकती हैं, अलग चुनौतियां हो सकती हैं, सबसे बड़ी चुनौती न्यूज़ रूम की है, न्यूज़ रूम के कल्चर की है, न्यूज़ रूम के संस्कार की है। पहले क्या होता था कि हम लोग जब हाथ से कॉपी लिखते थे और लिख करके जो है अपने सीनियर्स को देते थे, तो वो पढ़ते थे और हर वो A4 साइज का कागज होता था हम लोगों के समय में, अखबार के कागज में कॉपी लिखते थे, और संपादक जी क्या करते थे कि वो हर पन्ने पर इतने गोले बना देते थे, इतने गोले बना देते थे। और हमारे एक संपादक जी कानपुर में विद्याव्रत जी थे, तो वो तो बताते ही नहीं थे, वो केवल कॉपी पढ़ते थे और वो कॉपी फाड़ करके और अपनी मेज के नीचे फेंक देते थे और कहते थे दोबारा लिख करके लाओ। वो बताते भी नहीं थे कि क्या कॉपी है। आज अगर आप किसी बंदे से, किसी साथी से उसकी कॉपी की किसी खामी या कमजोरी के लिए थोड़ा सा इंगित कर दो, उसको कष्ट ही नहीं होता है, वो आपको अपना शत्रु और राक्षस सब कुछ समझ लेता है। तो ये जो न्यूज़ रूम का अनुशासन है, और ये कोई मतलब ये थोड़ा सा विचार, मैं चिंता की बात नहीं कर रहा हूँ, ये विचारणीय विषय है, विचारणीय विषय है। हमारे एक संपादक भी कहते थे, अभी कुछ अखबारों में भाषा को लेकर प्रयोग हुए हैं, ठीक है, और ऐसी एक गलत धारणा है कि साहब बच्चे हिंदी पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। अगर बच्चे और आज की नई पीढ़ी हिंदी नहीं पढ़ना चाह रही होती तो मिस्टर अमीश त्रिपाठी प्रधानमंत्री रोजगार सेवा योजना के अंतर्गत कहीं किसी रोजगार की तलाश कर रहे होते। कितनी अच्छी हिंदी, और हिंदी में ही लिखते हैं और कितने पढ़े जाते हैं। तो ये एक मिथक है कि आज की नई पीढ़ी अच्छी हिंदी नहीं पढ़ना चाहती है। और कई बार ये भी होता है कि जब आप वास्तव में अच्छी हिंदी लिखते हैं, समाचार पत्र में, पत्रिका में या बोलते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये आपकी जो हिंदी है बहुत कठिन है, आप बड़ी कठिन हिंदी बोलते हैं। अभी मैं झारखंड गया और झारखंड में मैं घाटशिला में अपने स्टिंगर्स के साथ बैठा हुआ था, तो मैं ऐसे बात कर रहा था कि ये मतलब जो मैं जिस समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ कि
इसकी कितनी कापी है, इसकी कितनी। तो मेरे दो स्ट्रिंगर्स ने कहा कि अपना जो अखबार है उसके कम बिकने का एक बड़ा कारण है। मैंने कहा क्या? उसने कहा इसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। मैंने क्या मतलब, ये तो बाजार क्या जो क्या स्टैंडर्ड हाई है। उसने कहा इसकी जो भाषा है वो बड़ी कठिन है, बड़ी जटिल है, और दूसरे अखबार जो है वो झारखंड की लोकल भाषा में निकलते हैं तो लोग उसको पढ़ते हैं। तो लेकिन तो मैंने कहा कि नहीं, देखो ये आपकी अवधारणा ठीक नहीं है। कोई भी भाषा कठिन नहीं होती है, कोई भी शब्द कठिन नहीं होता है। भाषा सदैव अपरिचित होती है, शब्द सदैव अपरिचित होते हैं। और हम हिंदी वालों के साथ एक थोड़ा सा दुर्भाग्य ये है कि हम अपनी भाषा को लेकर के, हमारी जो भाषा है और भाषा के जो मूलभूत संस्कार हैं उनको लेकर के हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स या कुंठा के शिकार रहते हैं। जब हम कोई अंग्रेजी अखबार लेकर के बैठते हैं और अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं, और चूंकि हम भारत में पैदा हुए हैं और उस अंग्रेजी अखबार को पढ़ते पढ़ते जब किसी शब्द पर अटकते हैं तो हम बड़े गर्व के साथ डिक्शनरी खोलते हैं, डिक्शनरी में उस शब्द का अर्थ समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हम कभी भी नहीं कहते हैं कि यह अखबार बड़ा कठिन है, इस अखबार की भाषा बहुत कठिन है, और बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम फला अखबार लेकर के, जो भी अंग्रेजी का है, तो हम डिक्शनरी लेकर बैठते हैं और इस अखबार को पढ़ने से हमारी अंग्रेजी की शब्द सामर्थ्य, शब्द संख्या बढ़ती है। लेकिन जब हम हिंदी का समाचार पत्र लेकर के बैठते हैं और उसमें किसी शब्द पर अटकते हैं, ये अखबार बहुत कठिन लिखता है, तब हमारे पास हिंदी का अमर कोश और शब्दकोश नहीं होता है, और तब वो प्राउड फीलिंग या स्वाभिमान की वो स्थिति नहीं होती है कि हम शब्दकोश खोलें और उसको कठिन कहने के बजाय हम उस शब्द को जिससे हम अपरिचित हैं, कठिन नहीं है, जिस शब्द से अपरिचित हैं उस शब्द को परिचित करें। दूसरा जो एक पत्रकार का व्यवहार है, पहले हम लोगों के जो संपादक जी लोग हुआ करते थे तो वो क्या करते थे कि वो जो संपादक और सीनियर्स होते थे वो न्यूज रूम के जो जूनियर्स या समकक्ष होते थे उनको अपना सामीप्य प्रदान करते थे। संतोष जी, आपको याद नहीं होगा, 88-89 लखनऊ और एसपी सिंह जी के साथ उस दौर में आप आया करते थे, ठीक है। और हजरतगंज कोतवाली थी, उसके सामने मरकरी 8 बजे बंद हो जाता था और उसकी मार्बल की सीढ़ियाँ होती थी, मोज़ैक की सीढ़ियाँ होती थी। और मैं जो उनका शैलेश जी नवभारत टाइम्स, आप एसपी सिंह जी, ये सब लोग कभी कभी कैलकाटा से, एसपी सिंह जी शायद कैलकाटा से आते थे और 8 बजे मरकरी ड्राई क्लीनर, लखनऊ की सबसे शानदार, वो बंद हो जाती थी और फिर उसका जो मोज़ैक की सीढ़ियाँ होती थी उसमें आप लोग विराजमान होते थे। उसके ठीक पीछे 75 हजरतगंज में हमारा दैनिक जागरण का ऑफिस होता था और हम लोग आपकी सेवा में लग जाते थे। आप समझ सकते हैं कि 8 बजे के बाद कौन सी सेवा होती है। तो हम सब लोग आपकी सेवा में लग जाते थे और ये ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। और उस अनौपचारिक अनुष्ठान में भी वो जो विभूति थी, एसपी सिंह जी, है ना, आप सब लोग, जो अनौपचारिक सामीप्य और सानिध्य में जो हमको आपने जो दिया है वो आज के कहाँ संपादक दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। वो शशि शेखर जी के साथ मैंने 1.25 साल आगरा में एज ए चीफ रिपोर्टर आगरा का काम किया, ये बात है 86-87 की। तो वो क्या करते थे, उस समय इनपुट और आउटपुट सिस्टम नहीं होता था और सारा पूरा न्यूज रूम एक जैसा होता था, लेकिन वो एक रिपोर्टर को न्यूज रूम में कैसे बिहेव करना चाहिए, एक रिपोर्टर को सोसाइटी में कैसे बिहेव करना चाहिए, और चूंकि जो डेस्क का बंदा है उसका सोसाइटी से 16 तादाद में प्रैक्टिकली कम रहता था प्रत्यक्ष, तो उसको न्यूज रूम में कैसे बिहेव करना चाहिए, और एक जर्नलिस्ट को क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, ये संपादक गण बताते थे। आज सीनियर्स के पास अपने जूनियर्स के लिए टाइम नहीं है। और जो सामीप्य और सानिध्य और वो जो एक गुरुडम प्रणाली थी, देखिए मैंने पहले ही कहा था कि मैं थोड़ा ट्रेडिशनल और परंपरागत तरीके से बात कहने का प्रयास करूंगा क्योंकि वो शायद ज़्यादा ग्राह्य होता है, मैं बहुत कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं दूंगा। तो वो जो एक सामीप्य था और जो एक न्यूज़ रूम का माहौल था और जिसको आजकल प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर कह करके दूरी बढ़ा दी गई है, जबकि वास्तव में उस समय शायद हम ज़्यादा प्रोफेशनल थे जब हम सब लोग एक दूसरे को नजदीक थे, एक एक शब्द पर चिंतन होता था, एक एक शब्द पर बहस होती थी।
अब शब्द पर बहस ही नहीं होती है, चर्चा नहीं होती है, और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट प्रोडक्ट पर पड़ता है। और हम अब न्यूज़पेपर के बजाय, ऐसा मैं सोचता हूं, ऐसा लगता है हम गजेटियर होते जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ प्योर इंफॉर्मेशन, क्रूड इंफॉर्मेशन, रूड इंफॉर्मेशन और नीरस इंफॉर्मेशन सूचना होती है। क्यों? क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि न्यूज रूम से चूंकि विचारधारा और वैचारिकी उसकी अनुपस्थिति हो रही है, इसलिए शब्दों में, वाक्य में, समूह में, पैरा में, कॉपी में और प्रोडक्ट में, उसमें जो रस चाहिए, जो रस, अलंकरण और जो इंट्रो को जो छंदबद्ध करने का प्रोसेस होता था कि इंट्रो पढ़ने के बाद रीडर कैसे पूरी कॉपी पढ़ने को बाध्य हो जाए और वो पढ़ते पढ़ते प्रवाह में आ जाए, प्रवाह में आ जाए, हम उसकी अनुपस्थिति फील करते हैं। विषय बहुत बड़ा है, ठीक है, हमारे अंदर बहुत भरा है। मैं आपका बहुत समय जाया कर सकता हूं, लेकिन इतने छोटे से समय में मुझे जो कहने का मतलब जो कह सका वो मैं आपसे कह सका। और मैं जो यहाँ के आयोजक हैं, खासकर श्रीमान पंकज जी, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का, अपनी बात कहने का अवसर दिया, आप सबको प्रणाम करता हूँ। थैंक यू।